नमस्कार, नरेंद्र सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 बिलियन, लेक्चर नंबर 9। आज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म और राउल्ट का नियम। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्य गुणधर्म, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म क्या चीज होता है और राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहते किसको। अणुसंख्य गुणधर्म मतलब होता है कि बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, मतलब किसी बिलियन का वह भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों पर निर्भर करता है या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, जिसे हम लोग कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो देख लेते हैं। कोलिगेटिव प्रकृति स्टार्ट कर देते हैं इसको। किसी भौतिक विलयन का वह गुण जिसमें उपस्थित विलेय पदार्थ की कणों संख्या, या इसको बोलते हैं विलेय पदार्थ के कणों की संख्या या विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या, या अणुओं की संख्या को गुणधर्म कहते हैं। मतलब कह सकते हैं किसी भौतिक विलयन का वह गुण जिसमें उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुओं की संख्या को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। हम संख्या को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। वैसा गुण जो होता है जो विलेय के कणों की संख्या, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है। किसी भौतिक विलयन का वह गुण जिसमें किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। किसी भौतिक विलयन का वह गुण जिसमें किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, तो उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये हुआ आपका अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है वो 4 प्रकार के होता है। चारों हम लोग पढ़ लेते हैं बारी बारी से। पहला होता है वाष्पता का अपेक्षिक
वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। नंबर 2 हम लोग देखेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। और चौथा हम लोग देखेंगे परासरण दाब। परासरण दाब, ये 4 चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला अनुसंग गुणधर्म जो होगा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। इन सब के बारे में बारी बारी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे और सब पे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। स्टार्ट कर देते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। नंबर 1 वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये हम लोग देखेंगे। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में ही हम लोग राउल्ट का नियम भी पढ़ेंगे। तो पहले समझो कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता क्या है। इससे पहले हम लोग साथ में देखें कि वाष्प दाब क्या चीज होता है। वाष्प दाब, ठीक है। वाष्प दाब मतलब होता है कि किसी विलयन में विलायक या विलयन के कणों को, विलायक के कणों को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए उनकी सतह पर लगने वाले बल को वाष्प दाब कहते हैं। एक बार फिर से देख लो कि किसी विलयन पर स्थित विलायक के कणों को या विलेय और विलायक के कणों को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए उनकी सतह पर लगने वाले बल को वाष्प दाब कहते हैं। मतलब मान लो कोई विलयन है, ये विलयन है, ये सतह पे इसके कण हैं, अणु हैं, ये इनके वाष्प में परिवर्तित होने के लिए, ये वाष्प है, इसमें परिवर्तित होने के लिए इनकी सतह पे जो फोर्स लगता है, ये नीचे से फोर्स बल जो लगता है नीचे से ऊपर की ओर, इसी बल को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। सीधे कह सकती हो किसी विलयन में विलायक के कणों को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए उनकी सतह पर लगने वाले बल को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प में परिवर्तित होने के लिए उनकी सतह पर लगने वाले बल को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन बहुत आसान हो जाएगी, आप समझ सकते हैं कि किसी विलयन में विलायक या विलयन, विलायक या विलेय भी लिख सकते हैं, या विलयन, विलेय, विलेय के कणों या अणु को, विलेय के अणुओं को या कणों को वाष्प में परिवर्तित, वाष्प में परिवर्तित होने के लिए उनकी सतह पर लगने वाले दाब, दाब कह सकते हैं बल, लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के अणु को या अणुओं को
वाष्प में परिवर्तित होने के लिए उनकी सतह पर लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, ये है आपका वाष्प दाब। किसी विलयन में उपस्थित या किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के अणुओं को या कणों को वाष्प में परिवर्तित होने के लिए उसकी सतह पर लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं हम। ठीक है, ये है आपका वाष्प दाब का डिफिनीशन। थोड़ा सा इसमें हम लोग और करेंगे। इसमें यदि यदि किसी किसी विलयन में उपस्थित उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलायक का वाष्प दाब यदि किसी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब P0 तथा विलयन का वाष्प दाब PS हो तो विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। ये है आपका, ये है, ठीक है। कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS हो तो विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को विलायक के वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। या कह सकते हैं आप सीधे P0 माइनस PS ये क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। ये है आपका वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, P0 माइनस PS ये हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। ठीक, अगर हम इससे और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, इसको थोड़ा सा और चेंज कर दे इसको, तब देखो तो किसी विलयन का वाष्प दाब का अवनमन, यहाँ पे लिख रहे हैं किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये चीज याद रखेंगे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और ये वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, ये दो चीज हमेशा याद रखेंगे। कहते हैं कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब का अवनमन है तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। या कह सकते हैं
इस तरह से पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये हो जाएगा आपका वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। पी नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब का अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहेंगे, या कह सकते हैं कि विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये हो जाएगा आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम है। राउल्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया, उसके नियम को हम लोग देखेंगे। उन्होंने कहा था किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल पदार्थ के बराबर होता है। लिख सकते हैं किसी, या इस नियम के अनुसार लिख सकते हैं सीधे सीधे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बराबर होता है, कह सकते हैं कि किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये बताया था राउल्ट ने अपना नियम। तो आप नियम एक आसानी से याद कर सकते हैं कि किसी विलयन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। देख लीजिए, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन हमने पीछे पढ़े हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज यानी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एम। ये बताया था वैज्ञानिक ने। ये है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज। मोल प्रभाज हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज। ठीक है, इन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वैज्ञानिक ने बताया था। जहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ टी नॉट विलायक का वाष्प दाब का वाष्प दाब, टी एस विलयन का वाष्प दाब, वाष्प दाब स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या कैपिटल एम विलायक के मोलों की संख्या। ये है
राउल्ट का नियम, किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाव के बराबर होता है, जहां पी नॉट विलायक का वाष्प दाब, पी एस विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल एन विलेय के मूलों की संख्या, कैपिटल एन विलायक के मूलों की संख्या है। ये था राउल्ट का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो डाल लेते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या सी होती है? ये पेपर में से पूछा जाता है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं और उसकी सीमाएं लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, उसकी सीमाएं लिखिए। तो राउल्ट का नियम हो गया यार बढ़िया से, और अब इसकी सीमाएं लिख लेंगे हम लोग। इसकी सीमाएं हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? राउल्ट नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इसकी सीमा क्या है? राउल्ट का नियम तनु विलयन पे लागू होता है। तनु विलयनों पे लागू होता है। तनु विलयनों पर लागू होता है। मतलब कह सकते हैं राउल्ट का नियम तनु विलयन पर ही लागू होगा। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ये चीज है कि राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होगा। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा पॉइंट देख लेंगे। राउल्ट का नियम अवाष्पशील, अवाष्पशील विलयनों पर लागू होता है। विलयनों पर लागू होता है। राउल्ट का जो नियम होता है अवाष्पशील विलयनों पर ही लागू होता है। तीसरा, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ये है आपका विद्युत अपघट्य का विलयन जो होता है वो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, जैसे NaCl का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन, ये सब जो विद्युत अपघट्य का जो विलयन होता है वो राउल्ट का नियम के पालन नहीं करता है। इसका चौथा पॉइंट है ये, वह पदार्थ जो विलयनों में संगुणित हो जाते हो, संगुणित, संगुणित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट
के नियम, राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ये सीमाएं है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पहला नंबर एक है कि राउल्ट का विलयन जो होता है तनु विलयन पर ही लागू होता है। सांद विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरी है कि राउल्ट का नियम जो होता है अवाष्पशील विलयनों पर ही लागू होता है, वाष्पशील विलयन पे लागू नहीं होता है। तीसरा है आपका विद्युत अपघट का विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। चौथा जो है आपका कि वह पदार्थ जो अपने विलयनों में संगुणित हो जाते हैं, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। हम ये सीमाएं इसकी है, जरूर देखिएगा इसको और बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा। पेपर में 100% आता है। वीडियो जरूर देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर लिखिएगा। कमेंट पे लिख बताइएगा वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।